हेलो एवरीवन। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपके लिए गुजरात बोर्ड का हिंदी जो कि क्लास 12th का है, इसके एक चैप्टर को लेकर आए हैं जिसका नाम है प्रयोजन मूलक हिंदी सूचना प्रौद्योगिकी। सूचना प्रौद्योगिकी का ये पार्ट 1 है। पार्ट 1 में हमने कुछ टॉपिक को कवर किया है, बाकी जो बचे हुए टॉपिक वो हम पार्ट 2 में कवर करेंगे। तो आइए इस चैप्टर को हम स्टार्ट करते हैं। प्रयोजन मूलक हिंदी सूचना प्रौद्योगिकी। सूचना यानी इंफॉर्मेशन, प्रौद्योगिकी यानी टेक्नोलॉजी। सूचना का अर्थ है जानकारी या ज्ञान तथा प्रौद्योगिकी का अर्थ है तकनीक या टेक्नोलॉजी। सूचनाएं आंकड़ों, डेटा के संसाधन से प्राप्त होती है तथा आंकड़ों का भंडारण यानी हम इसको स्टोर करते हैं, पुनः प्राप्त, फिर से इसे हम प्राप्त कर सकते हैं, सुधार, एडिट कर सकते हैं और संसाधनगत कार्य इसके अंतर्गत आते हैं तथा इनका उपयोग विशिष्ट प्रयोजन मूलक क्षेत्र के कार्य हेतु किया जाता है। सूचना प्रौद्योगिकी के 3 घटक सूचना यानी इंफॉर्मेशन, डेटा यानी आंकड़े और ज्ञान यानी नॉलेज महत्वपूर्ण होते हैं, जिनके विविध उपादान इस प्रकार है। क्या क्या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में है उसके पार्ट्स को पढ़ेंगे। तो इसके 3 प्रमुख घटक होते हैं। पहला है इंफॉर्मेशन सूचना, दूसरा है डेटा यानी आंकड़े, ज्ञान यानी नॉलेज। तो हम सूचनाओं के माध्यम से, सूचना प्रौद्योगिकी के माध्यम से कोई भी डेटा को स्टोर कर सकते हैं, उसे पुनः प्राप्त कर सकते हैं या उसमें एडिट कर सकते हैं। फर्स्ट है यहाँ कंप्यूटर। हमने बचपन से कंप्यूटर पढ़ा है और कंप्यूटर के बारे में थोड़ी बहुत नॉलेज हमें पहले से ही होती है। तो कंप्यूटर क्या होता है? कंप्यूटर को दिमाग का मशीनी रूप भी कहते हैं। क्यों दिमाग का मशीनी रूप कहते हैं? क्योंकि यह दिमाग के द्वारा ही बनाया गया एक मशीनी रूप है, मशीन के रूप में इसे बनाया गया है। कंप्यूटर का मतलब होता है गणना करना, काउंट करना, कैलकुलेशन करना। कंप्यूटर का प्रारंभिक रूप मूलतः गणना करने वाली मशीन के रूप में था। सबसे पहले कंप्यूटर का पहला रूप आया था, वो था कैलकुलेशन करने वाला कंप्यूटर, जिससे हम सिर्फ कैलकुलेशन कर सकते थे, गणना कर सकते थे। लेकिन अब इसमें प्रयुक्त किए जाने वाले शब्दों, आंकड़ों, संख्याओं और चित्रों की सूचनाओं को उसके स्मृति कोश में संचित किया जाता है और इस प्रकार यह अपने आधुनिक रूप में जटिल से जटिल काम कर सकता है। कंप्यूटर में हम पहले सिर्फ गणना कर सकते थे। जो पहला कंप्यूटर आया था उसमें सिर्फ हम गणना कर सकते थे, काउंट, कैलकुलेशन कर सकते थे। लेकिन धीरे धीरे कंप्यूटर में भी ग्रोथ हुआ। अब हम कंप्यूटर में शब्दों को, आंकड़ों को या संख्याओं को, यहाँ तक कि चित्रों के माध्यम से, स्मृति के माध्यम से उसे संचित कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं। चित्रों की सूचनाओं को भी हम सेव कर सकते हैं और यह बहुत ही कठिन से कठिन काम को आसानी से कर देता है। कंप्यूटर की सबसे बड़ी क्षमता है तेज गति से कार्य करना और उसमें निश्चितता लाना। कंप्यूटर की सबसे बड़ी क्षमता होती है कि बहुत ही तेजी से ये काम करता है और एक तक लगातार काम कर सकता है। आमतौर पर हम जिन कंप्यूटरों को देखते हैं उन्हें पीसी यानी पर्सनल कंप्यूटर कहा जाता है। अब ये छोटे छोटे रूप में भी सामने आने लगे हैं। छोटे छोटे रूप जैसे लैपटॉप यानी ऐसा छोटा सा कंप्यूटर जिसे आप साथ लेकर कहीं भी जा सकते हैं और अपनी गोद यानी लैप पर रखकर काम कर सकते हैं। लैपटॉप हर जगह हम कंप्यूटर को कैरी नहीं कर सकते हैं क्योंकि
CPU है, माउस है, कीबोर्ड है, ये सारे चीजें हमें कैरी करने में बहुत ही मुश्किलें आती हैं। तो इसका एक छोटा रूप लैपटॉप है, जिसे हम अपनी गोद पर रख कर भी अपने काम को कर सकते हैं। दूसरा है पाम टॉप। कंप्यूटर इससे भी छोटा होता है, लैपटॉप से भी छोटा है पाम टॉप कंप्यूटर, और इसे आप अपनी हथेली यानी पाम पर रखकर काम कर सकते हैं। पाम टॉप में हालांकि पीसी जितने फीचर्स नहीं होते हैं, जितने फीचर्स पीसी में पर्सनल कंप्यूटर में होते हैं उतने फीचर्स पाम टॉप में नहीं होते, लेकिन इनका और विकास जारी, अभी ये धीरे धीरे और ज्यादा ग्रो कर रहा है। सेकंड है सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर। सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर बहुत प्रचलित शब्द है। ये दोनों कंप्यूटर के अभिन्न अंग है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है कंप्यूटर का। इसके बिना कंप्यूटर की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। हार्डवेयर का मतलब हम मशीन से लगा सकते हैं, जिसमें मॉनिटर, कुंजी पटल, केंद्रीय संसाधक एकक, माउस और मुद्रक शामिल है। मॉनिटर, कुंजी पटल यानी कीबोर्ड, केंद्रीय संसाधन एकक CPU सेंट्रल प्रोसेसर यूनिट, माउस और मुद्रक, मुद्रक यानी प्रिंटर, ये सभी शामिल होते हैं हार्डवेयर में। हार्डवेयर को ऐसे भी हम कह सकते हैं कि जिसे हम देख और छू सकते हैं, वो हार्डवेयर है। सॉफ्टवेयर कई तरह के प्रोग्रामों का सेट होता है जो कंप्यूटर को काम करने के योग्य बनाता है। वास्तव में कंप्यूटरों की स्मृति में आंकड़े और प्रोग्रामों को संचित किया जा सकता है। ये कोई भी आंकड़े को, कोई भी प्रोग्राम को हम कंप्यूटर में कैसे रख सकते हैं, सेव कर सकते हैं, सॉफ्टवेयर के माध्यम से। सॉफ्टवेयर जिसे हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते हैं, ये हम स्क्रीन के माध्यम से देखिए सॉफ्टवेयर को देख सकते हैं। प्रोग्राम एक विशिष्ट क्रम में जरूरी आदेशों की पूरी श्रृंखला है। विशेष प्रकार के कार्यों को संपन्न करने के लिए विकसित प्रोग्राम ही सॉफ्टवेयर है। किसी भी कार्य को, किसी भी काम को पूरा करने के लिए जो प्रोग्राम विकसित किया गया है वो सॉफ्टवेयर है। सॉफ्टवेयर मुख्यतः दो तरह के होते हैं, जिनकी मदद से हम कंप्यूटर को कमांड देकर अपनी मर्जी से काम ले पाते हैं। फर्स्ट है सिस्टम सॉफ्टवेयर, सेकंड है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर का संबंध डॉस, विंडोज, यूनिक्स आदि प्रणाली से है। इनमें फोर्टान, कोबोल, बेसिक, पास्कल आदि में प्रोग्राम तैयार किए जाते हैं। प्रयोग की प्रकृति के आधार पर पुस्तक प्रकाशन, शब्द संसाधन, आंकड़ा संसाधन आदि महत्वपूर्ण कार्यों का अनुप्रयोग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में होता है। तो ये सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के यहाँ एग्जाम्पल दिए गए हैं, इसे हमें ध्यान में रखना है। यहाँ हम सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के एग्जाम्पल्स भी देख सकते हैं। फ्लॉपी, नेक्स्ट है फ्लॉपी। कंप्यूटर में हम डाटा यानी आंकड़े एकत्र करते हैं या उन पर काम करते हैं। फ्लॉपी डिस्क इन आंकड़ों और सूचनाओं को एकत्र करने का काम करता है। ये फ्लॉपी डिस्क, जो भी हम आंकड़ा तैयार करते हैं, जो भी हम सूचना एकत्र करते हैं, इसे हम फ्लॉपी डिस्क में एकत्र कर सकते हैं, रख सकते हैं। एक तरह से हम इसे डिजिटल फाइल भी कह सकते हैं। डिजिटल या इलेक्ट्रॉनिक के माध्यम से हम इसमें फाइल रखते हैं। डिजिटल फाइल के रूप में भी इसे जाना जाता है। यह बाजार में बहुत सस्ती मिल जाती है। एक कंप्यूटर से आंकड़े इसमें स्टोर कर हम दूसरे कंप्यूटर में ले जाकर देख सकते हैं। सारे आंकड़े हमने इसमें स्टोर किया, फिर इसे दूसरे कंप्यूटर में लगाकर हम उन आंकड़ों को दूसरे कंप्यूटर में भी देख सकते हैं। नेक्स्ट है सीडी रोम। ये है सीडी रोम। इसका पूरा नाम कॉम्पैक्ट डिस्क रोम ओनली मेमोरी होता है। कॉम्पैक्ट डिस्क नाम से ही स्पष्ट हो जाता है कि इसमें काफी अधिक सूचना एकत्र की जा सकती है। इस छोटी डिस्क के नाम में रीड ओनली मेमोरी भी जुड़ा है, जिसे हम सिर्फ रीड कर सकते हैं।
कुछ एडिट नहीं कर सकते हैं। इसका मतलब यह है कि इसमें एकत्र सूचना को कंप्यूटर पर सिर्फ पढ़ा जा सकता है। फ्लॉपी की तरह इसमें आप अपने कंप्यूटर से सूचना एकत्र नहीं कर सकते हैं। लगभग 2 दशक पहले जब पहली बार इन्हें बनाया गया था तो इनका आकार 12 इंच हुआ करता था, लेकिन अब इसका आकार 12 सेंटीमीटर की छोटी डिस्क होती है। इसे हम मूवी के लिए भी, हम जो सीडी लेकर आते हैं उसमें भी हम क्या करते हैं, सीडी को हम देख सकते हैं, उसमें मूवी देख सकते हैं, लेकिन इसे हम कंप्यूटर में एकत्रित नहीं कर सकते, सेव नहीं कर सकते हैं सीडी के माध्यम से। नेक्स्ट है इंटरनेट। आजकल के युग को इंटरनेट युग कहा जाता है और इसकी वजह से सूचना के आदान प्रदान ने क्रांतिकारी रूप ले लिया है। यह दुनिया भर में फैले कंप्यूटरों को जोड़कर नया नेटवर्क है। इस नेटवर्क को तैयार करने के काम में सैटेलाइट, ऑप्टिक फाइबर, टेलीफोन लाइन आदि की मदद ली जाती है। इंटरनेट खुद एक तरह की दुनिया है जहां हर मसले पर सूचना उपलब्ध है, लेकिन इस पर किसी तरह का सरकारी नियंत्रण और भौगोलिक सीमाओं का दबाव नहीं है। इंटरनेट तक पहुंचने के लिए कुछ समय पहले तक हम कंप्यूटरों का ही सहारा लेते थे, लेकिन अब तकनीकी क्रांति के साथ मोबाइल फोन, टेलीविजन जैसे उपकरणों पर भी इंटरनेट एक्सेस किया जा सकता है। इंटरनेट ने सूचना हासिल करना और भेजना इतना आसान बना दिया है कि इंटरनेट क्रांति को सूचना तकनीक क्रांति भी कहा जाने लगा है। अभी हम जितने भी चीजें कर पाते हैं इंटरनेट के बिना संभव नहीं है। जैसे कोरोना के टाइम में हम स्टडी कर पा रहे हैं, तो इसमें भी इंटरनेट का बहुत बड़ा रोल है। इससे हम सूचनाओं को आदान प्रदान करते हैं। सूचनाओं के रूप में ये एक क्रांतिकारी रूप है। यह दुनिया भर में जितने भी फैले हुए कंप्यूटर है, जितने भी नेटवर्क है, उन सभी को जोड़ता है। इस नेटवर्क को तैयार करने के लिए क्या क्या यूज होता है, सैटेलाइट, ऑप्टिक फाइबर, टेलीफोन लाइन, इन सब की मदद ली जाती है। इंटरनेट कहा जाए तो खुद अपने आप में ही एक संसार है, एक दुनिया है, एक वर्ल्ड है, जहां किसी भी इंफॉर्मेशन को हम प्राप्त कर सकते हैं। कोई भी टॉपिक से हमें रिलेटेड इंफॉर्मेशन चाहिए तो हम इंटरनेट के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन इस पर भी किसी तरह का, इंटरनेट पर किसी प्रकार का कोई भी सरकारी नियंत्रण, गवर्नमेंट का कोई कंट्रोल या कोई दबाव नहीं है। या इंटरनेट ऐसा नहीं है कि इंडिया से एक स्टेट से दूसरे स्टेट में कोई काम में नहीं आएगा। ये हर तरीके से हर जगह पूरे विश्व में फैला हुआ है, किसी तरह का कोई दबाव नहीं है इसमें। इंटरनेट तक पहुंचने के लिए हम कुछ समय पहले कंप्यूटरों का ही सहारा लेते थे। कंप्यूटर के माध्यम से ही हम इंटरनेट चला पाते थे, लेकिन अभी हम मोबाइल फोन के जरिए, टेलीविजन के जरिए हम इंटरनेट चला पाते, इंटरनेट एक्सेस कर पाते हैं। इंटरनेट से हम कोई भी सूचना, इंफॉर्मेशन हासिल कर सकते हैं, उसे भेज सकते हैं। तो इस प्रकार से इंटरनेट से हम देखते हैं कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में काफी ये रिवॉल्यूशन ला दिया है, क्रांति ला दिया है। नेक्स्ट है इंट्रानेट। इंटरनेट आपस में जुड़े कंप्यूटरों का विश्वव्यापी जाल है। ये इंटरनेट आपस में जो कंप्यूटर है उससे जुड़े विश्वव्यापी जाल है ये। तो इंटरनेट इसका छोटा रूप है। सरकार और कंपनियों के विभिन्न ऑफिसों का जो आपसी नेटवर्क होता है उसे इंटरनेट भी कह सकते हैं। सरकार और जो कंपनियां हैं उसके जो ऑफिस है उसमें जो नेटवर्क होता है वो इंटरनेट है। ये इंटरनेट का छोटा रूप है। इंटरनेट को कोई भी एक्सेस कर सकता है, वही इंटरनेट किसी खास संस्थान की जरूरतों को पूरा करने के लिए होता है। जैसे कोई इंटरनेट हर एक इंसान एक्सेस नहीं कर सकता है, कोई सरकार या कंपनी के ऑफिस में इसे यूज किया जाता है। जैसे हम यहाँ देख भी सकते हैं, जैसे इंटरनेट बहुत ही ब्रॉड तरीके से फैला हुआ है, वहीं इंटरनेट का छोटा माध्यम
इंट्रानेट है। नेक्स्ट www, इसका मतलब होता है वर्ल्ड वाइड वेब, यानी दुनिया भर में फैला जाल। किस तरीके से ये फैला हुआ है पूरे विश्व में। इंटरनेट पर यह हमारा पहला पसंद की साइट भी कह सकते हैं। इंटरनेट पर यह हमें दूसरी साइट तक भी पहुंचाता है, अपनी मनपसंद साइट तक भी ये हमें पहुंचाता है। इस समय इंटरनेट पर हजारों वेब सर्वर हैं। वेब पेज पर सूचनाएं मल्टीमीडिया रूप में होती हैं, यानी कि इसमें हम चीजें पढ़ सकते हैं, सजीव चित्र देख सकते हैं और आवाज भी सुन सकते हैं। वर्ल्ड वाइड वेब और इंटरनेट को सामान्यतः हम एक ही मान लेते हैं, लेकिन इंटरनेट कई तरह वर्ल्ड वाइड वेब का मिला जुला रूप है और अधिक व्यापक है। तो इसमें हम देखते हैं कि www, जिसे हम वर्ल्ड वाइड वेब भी कहते हैं, ये पूरी दुनिया में फैला हुआ है। इसमें हम किसी भी टॉपिक से रिलेटेड सूचना प्राप्त कर सकते हैं, यहाँ तक कि उसे इमेजेस के थ्रू भी देख सकते हैं, वीडियो के थ्रू भी देख सकते हैं, आवाजें भी सुन सकते हैं। और हम कभी कभी ये मान लेते हैं कि जो www है और इंटरनेट दोनों एक ही है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। इंटरनेट जो होता है वो कई तरह के www का मिला जुला रूप है। इंटरनेट और भी ज्यादा अधिक व्यापक है और भी अधिक फैला हुआ है। नेक्स्ट है ईमेल, पत्र भेजने का इलेक्ट्रॉनिक तरीका। पहले के जमाना में हम पत्र भेजते थे, हमें ये भी नहीं पता होता था कि सामने वाले को पत्र मिला भी या नहीं, और इसे सामने वाले को मिलने में काफी समय लग जाता था। जिसे हम पत्र भेजते थे उसे महीनों, कभी कभी तो साल भी लग जाता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। पत्र भेजने का इलेक्ट्रॉनिक माध्यम होता है ईमेल। सबसे विशेष बात यह है कि आपका संदेश पलक झपकते ही कहीं पर भी पहुंच जाता है। इंटरनेट को दुनिया भर में लोकप्रिय बनाने में ईमेल का सबसे अधिक योगदान रहा है, और इंटरनेट सर्फिंग करने वाले अधिकतर लोग ईमेल का इस्तेमाल करते हैं। कई वेबसाइटें मुफ्त ईमेल सेवा पेश करती हैं। इसके अंतर्गत आप अपनी ईमेल पहचान बना सकते हैं, जिसे हम ईमेल आईडी भी कहते हैं। ईमेल आईडी के बिना आप किसी को ईमेल नहीं भेज सकते हैं। तो सबसे पहले आपको ईमेल आईडी बनाना होगा, उस आईडी के माध्यम से आप दूसरों को मेल कर सकते हैं और उस खास साइट पर आपके पते यानी पहचान पर संदेश भेज सकते हैं, जिसे भी आप भेजना चाहें। विश्व में कहीं से और किसी भी कंप्यूटर से इंटरनेट तक पहुंच कर आप ईमेल भेज सकते हैं और प्राप्त भी कर सकते हैं। ईमेल के साथ आप चित्र और आवाज वाली फाइलें भी भेज सकते हैं। रोजाना के कामकाज के अलावा बिजनेस संबंधी कार्यों में भी ईमेल का महत्व बढ़ गया है। तो ईमेल में हम सबसे पहले हमें ईमेल आईडी क्रिएट करना पड़ेगा, ईमेल आईडी बनाना पड़ेगा। उस ईमेल आईडी के माध्यम से हम जिसे भेजने वाले हैं ईमेल, उसके ईमेल आईडी पे हमें अपना पत्र ईमेल भेज सकते हैं। इसके माध्यम से हम कोई इमेज भी भेज सकते हैं या ऑडियो फाइल भी भेज सकते हैं। तो ये जो ईमेल है, हम देखते हैं कि आजकल के कामकाज में कितना इम्पोर्टेंट रोल ये निभाता है, और पलक झपकते ही सेकंड्स में ही आपका मेल एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाता है। तो ये बहुत ही अच्छा माध्यम है इंफॉर्मेशन को एक जगह से दूसरी जगह भेजने का। नेक्स्ट है HTML। HTML का मतलब होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ये HTML जिसका मतलब है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। वर्ल्ड वाइड वेब पर डाटा पेश करने के लिए इस कंप्यूटरी जुबान का इस्तेमाल किया जाता है। तो वर्ल्ड वाइड वेब पे कोई भी डाटा हमें जब पेश करना है तो ये कंप्यूटर की जुबानी है, इसके माध्यम से हम उस डेटा तक पहुंच सकते हैं। HTTP, ये है HTTP का कार्य। HTTP का अर्थात
हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। वर्ल्ड वाइड वेब से डॉक्यूमेंट मंगाने या भेजने के लिए इस सिस्टम का इस्तेमाल किया जाता है। कोई भी वर्ल्ड वाइड www से कोई डॉक्यूमेंट मंगाना हो या भेजना हो तो HTTP का प्रयोग किया जाता है। इसे भी वेबसाइट के पते में 222 से पहले लिखा जाता है। यह कोड होता है तो इससे पहले इसे लिखा जाता है। थर्ड है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग, इसके नाम से ही पता चल रहा है कि ऑपरेट करना हर एक फंक्शन को। इसके बिना हम कंप्यूटर में कुछ भी ऑपरेट नहीं कर सकते हैं। यह दरअसल एक ऐसा प्लेटफॉर्म होता है जो आपके कंप्यूटर पर विभिन्न सॉफ्टवेयर और प्रोग्राम चलाने में मदद करता है। इसके बिना हम कोई भी सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम को ऑपरेट नहीं कर सकते, चला नहीं सकते हैं। फोर्थ टॉपिक है ब्राउजर। यह ऐसा सॉफ्टवेयर है जो कि वर्ल्ड वाइड वेब तक पहुंचने में मदद करता है। ये सारे ब्राउजर हैं जो कि हमें वर्ल्ड वाइड वेब तक पहुंचने में मदद करते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसमें गूगल पे क्लिक करते हैं, फिर वर्ल्ड वाइड वेब तक पहुंचते हैं। इसके कुछ एग्जाम्पल भी दिए गए हैं, जैसे नेटस्केप नेविगेटर एक्सप्लोरर इसके प्रमुख उदाहरण हैं। जब हम अपने कंप्यूटर पर ब्राउजर के चिन्ह पर क्लिक करते हैं तब इंटरनेट से जुड़ जाते हैं। जैसे गूगल पे क्लिक करें, ओपेरा पे क्लिक करें या इंटरनेट एक्सप्लोरर पे क्लिक करें तो हम डायरेक्ट ब्राउजर के चिन्ह के द्वारा इंटरनेट से जुड़ जाते हैं। नेक्स्ट है सर्च इंजन। इंटरनेट सूचना का सागर है, लेकिन इस सागर में से मनमाफिक जानकारी ढूंढना कठिन काम हो सकता है। लेकिन सर्च इंजन नाम की सुविधा इस काम को आसान बना देती है। लगभग सभी वेबसाइटों में सर्च इंजनों की सुविधा होती है, लेकिन कुछ ऐसी खास वेबसाइटें भी हैं जो सर्च इंजन का काम करती हैं, जिनमें गूगल, लाइकोस और आस्क प्रमुख है। सर्च इंजन में आपको जिस बारे में भी जानकारी चाहिए उससे संबंधित शब्द लिखने होते हैं और वह पलक झपकते ही वर्ल्ड वाइड वेब से जानकारी प्राप्त करा देता है हमें, या सारी जानकारी खोज लाता है। तो यहाँ जैसे ही हम इंटरनेट पे जाते हैं, सर्च इंजन है ये, यहाँ जिस टॉपिक पे भी हमें सर्च करना है उसके बारे में हम टाइप करते हैं, उस सेंटेंस को, वर्ड्स को लिखते हैं और सर्च में जाके यहाँ क्लिक करते हैं तो उससे रिलेटेड जितनी भी जानकारियां हैं वो हमारे सामने प्रस्तुत हो जाती हैं और ये बहुत ही सेकंड्स में हो जाता है। सर्च इंजन के एग्जांपल्स भी दिए जिनमें गूगल है, लाइकोस है, आस्क है। नेक्स्ट है ई कॉमर्स। इसका मतलब है इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। इंटरनेट की मदद से कंप्यूटर के सामने बैठे बैठे ही कारोबार करना संभव हो पाया है। इसमें अब तक सबसे बड़ी चुनौती यह थी कि पैसे का भुगतान किस तरह से किया जाए, लेकिन क्रेडिट कार्ड और डिजिटल हस्ताक्षर नाम की तकनीक से इसे अब संभव कर दिया गया है। ई कॉमर्स दो तरह का होता है, बिजनेस टू बिजनेस यानी B2B यानी बिजनेस टू बिजनेस। इसके अंतर्गत दो कंपनियां आपस में कारोबार करती है। वही B2C का मतलब होता है बिजनेस टू कस्टमर। इसके तहत कंपनियां इंटरनेट के जरिए आम लोगों को सामान बेचती हैं। तो जो ई कॉमर्स है वो इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स है, जिसमें हम कंप्यूटर के सामने बैठे बैठे कारोबार कर सकते हैं, बिजनेस कर सकते हैं। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम थी कि बिजनेस तो किया जा सकता है, ऑर्डर तो दिया जा सकता है, लेकिन अब पैसे का भुगतान कैसे किया जाए, पैसे का पेमेंट कैसे किया जाए। तो इसके लिए एक सुविधा है, वो है क्रेडिट कार्ड, और क्रेडिट कार्ड के साथ डिजिटल हस्ताक्षर के माध्यम से ये काम और आसान हो गया है और संभव हो गया है। ये दो तरह के होते हैं, B2B यानी बिजनेस टू बिजनेस। एक कंपनी दूसरी कंपनी से जुड़ी हुई रहती है, एक दूसरे से कारोबार करती है। वही दूसरा होता है B2C यानी बिजनेस टू कस्टमर। इसमें कंपनी जो है वो डायरेक्ट कस्टमर यानी आम जनता के साथ जुड़ी हुई रहती है। जैसे फ्लिपकार्ट है, अमेजन है, बिग बास्केट है, डी मार्ट है, ये सारे कितने जो
डायरेक्ट आप उसमें ऑर्डर कीजिए और वो कस्टमर यानी हम सभी लोगों से जुड़े हुए हैं और डायरेक्ट सामान हमारे घर तक पहुंच जाता है। तो ये आपका पार्ट 1 सूचना प्रौद्योगिकी का यही समाप्त हो गया। आपको अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।